हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, ये चैप्टर हमारा रनिंग में है और हमारा आज का टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन देख लेते हैं पहले क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मतलब अल्फ़ा पार्टिकल या फिर प्रोटॉन या फिर हीलियम, इन सब पार्टिकल्स की स्पीड को क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई कर देता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर हमें किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाना ही है तो हम अगर ये सोचें कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रख दें, साइक्लोट्रॉन की क्या ज़रूरत है भाई। हम अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमें पता है कि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में काम करेगा। तो सपोज़ ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, हमने इसको रखा तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा और इलेक्ट्रिक फोर्स होगा QE। इस फोर्स के कारण इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। तो जब ये बढ़ा देगा स्पीड तो फिर इसकी डिवाइस की ज़रूरत क्या पड़ी। मेन प्रॉब्लम इसमें यह है कि स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस फील्ड में उसको अधिक टाइम, ज़्यादा टाइम तक रहने की ज़रूरत है। ये क्या होगा, अगर इसकी डिस्टेंस सपोज़ कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इतना टाइम मिलेगा ही नहीं, उसको बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो पार्टिकल की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देखें, v = u + at, तो v = हो जाएगा at, तो ये मिल जाएगा QE / m × t। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में अगर उसको टाइम सपोज़ 0.01 0.2 सेकेंड लग रहा है, 0.2 सेकेंड में इतनी स्पीड हमें नहीं मिल पाएगी जितनी हम चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिटेशन ये है कि बहुत टाइम तक ये किसी चार्ज पार्टिकल को अपने फील्ड में नहीं रख सकता। अगर हमें रखना है तो क्या करें, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाएं। तो इस बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया और पोटेंशियल हमने सेम रखा दोनों एंड पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा और इतनी स्पेस बढ़ाना भी बड़ा मुश्किल है। कितनी स्पेस करोगे आप, सपोज़ इसकी स्पीड हमें चाहिए 2 × 10⁵, तो उसके लिए कितनी ज़्यादा स्पेस रखनी पड़ेगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है प्रैक्टिकली रखना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी एक लिमिटेशन है। फिर मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड का नंबर आता है। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो फोर्स जो उस पे लगता है पार्टिकल पे, वो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाता है बिकॉज थीटा 90 डिग्री है। और प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि अगर V और B के बीच में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो तो ऐसी कंडीशन में उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, तो फिर इन दोनों की आपस में बात हुई, मैग्नेटिक फील्ड की हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहा कि भैया तू एक काम करना, तो उसको केवल अपनी डायरेक्शन चेंज कर देना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ही चेंज कर सकता है, कभी भी स्पीड को नहीं बढ़ा सकता। तो बोला ठीक है भैया, मैं काम तो कर दूंगा। बोला मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। तो ये डायरेक्शन चेंज करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा टाइम तक वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा और जितनी बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी देर तक रहेगा उतनी ही स्पीड वो क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो दोनों मिल के जब काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली स्पीड बढ़ रही है और जहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं, जितनी हमें चाहिए, वो स्पीड हम इससे अचीव कर पाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ही साइक्लोट्रॉन बेस्ड है। यानी साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगता है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगता है और दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब कैसे काम करता है साइक्लोट्रॉन, अब हम मेन हमारे टॉपिक पे आते हैं, साइक्लोट्रॉन पे। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली 2 डीज का कॉम्बिनेशन है। बेसिक जो इसमें कंपोनेंट होता है वो 2 डीज होते हैं। डीज मतलब 2 डी शेप के मेटल के हॉलो डीज होती है, मेटल की हॉलो डीज। ये एक डी है और ये दूसरी डी है, D1 D2। अंदर से ये पूरी हॉलो है और ये मेटल की है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि मेटल की क्यों है।
दो डीज है, अंदर से हॉलो है। जैसे हम सपोज माने कि बर्गर ब्रेड है या पिज़्ज़ा ब्रेड है, उसको हम सेंटर से काट के अंदर से उसको क्या कर दें, खोखला कर दें, हॉलो कर दें, तो वो बेसिकली डीज बन गई। तो हमने दोनों डीज यहाँ लगा दी और उनके एंड्स को AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया, जो इस दोनों डी के अक्रॉस बहुत ज़्यादा वोल्टेज 10,000 से 20,000 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी करीब करीब 2 × 10⁻7 हर्ट्ज़ की यहाँ पर अप्लाई कर रहा है इन दोनों डीज के अक्रॉस। तो अब ये AC सोर्स लगाने का क्या फ़ायदा होगा? AC सोर्स का ये फ़ायदा है कि ये इन दोनों डीज की पोलरिटी को 1 बाय 1 चेंज करता है। ठीक है, सपोज अभी ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसको माइनस फिर इसको प्लस कर देगा, फिर इसको प्लस इसको माइनस कर देगा, क्योंकि साइकिल तो AC साइकिल तो क्या होती है, इसकी साइकिल तो ऐसी चलती है ना। तो जब पॉजिटिव हाफ ऊपर होगा तो सपोज हमने माना कि ये D2 पॉजिटिव और D1 नेगेटिव है, तो नेक्स्ट के लिए क्या होगा भाई, नेक्स्ट के लिए D1 नेगेटिव D2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पोलरिटी को लगातार चेंज करता रहता है और इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हुए हमारा काम कर जाते हैं और स्पीड को बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाएंगे अब देखते हैं। तो ये दो डीज हैं, इसके सेंटर में हमने क्या रख दिया, इसके सेंटर में हमने सोर्स रख दिया, किसका, चार्ज पार्टिकल का सोर्स। अब जैसे ही इस सोर्स से वो चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा, निकलते ही सपोज यहाँ पर अभी हमने माना पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल का काम कर रहा है D2 और अभी ये नेगेटिव टर्मिनल का काम कर रहा है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कहाँ होगा भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिससे इसकी स्पीड बढ़ेगी और ये यहाँ से यहाँ आएगा। जैसे ही यहाँ आएगा तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें इसको ऊपर लेके जाना है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें उसको ऊपर लेके जाना है। अब इसको इस तरह से घुमाना है, तो इस डायरेक्शन में यानी इस सेमी सर्किल में घुमाने के लिए हम उस पर फोर्स कैसे लगाएं, फोर्स इस पर ऊपर की ओर लगना चाहिए, वेलोसिटी की वजह से इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऊपर जा रहा है। तो फोर्स इस पर इस तरह से लगे, यानी ऊपर की ओर लगे, ताकि ऐसे घूम जाए। तो हम ये देखें कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए कि फोर्स ऊपर की ओर लगे। तो हम राइट हैंड पाम रूल देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है या करंट का डायरेक्शन है, और पाम का जो परपेंडिकुलर है लाइन, ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो हमें वेलोसिटी पता है भाई ये, और हम फोर्स कहाँ लगाना चाह रहे हैं, ऊपर की ओर लगाना चाह रहे हैं। तो वेलोसिटी तो ये रही, फोर्स ऊपर की ओर है। तो आप देखो ऐसे करके, तो पाम की जो फिंगर्स हैं, इस फिंगर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस पर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ताकि उस फील्ड की वजह से इस पार्टिकल पे फोर्स ऊपर की ओर लगे और ये पार्टिकल ऐसे घूम जाए। समझ गए? तो हम यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अभी लगाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगाएंगे कि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर हो। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हम इस D को दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के, या हम ये कह सकते हैं कि जो शू हॉर्स होता है, शू मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट के बीच में D रखकर हम इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा डीज है दो, तो हम ये जो शू मैग्नेट है इसको ऐसे रख देंगे, तो हम इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमने डेवलप कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है, दोनों परपेंडिकुलर हो गए। तो यहाँ पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो या तो इधर होगा, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल का काम कर रहा है, ये नेगेटिव प्लेट का काम कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में होगा, और जब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इस डायरेक्शन में होगा। तो अल्टीमेटली या तो इधर होगा या इधर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। ठीक है, तो B और E दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये काम तो इसका हो गया है। अब होगा क्या, अब सपोज जैसे ही यहाँ से हमने सोर्स से सप्लाई दी, और ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, यानी ये पॉजिटिव प्लेट का काम कर रहा है D2 और D1 नेगेटिव प्लेट का काम कर रहा है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट से राइट में होगा। तो इस डायरेक्शन में इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिससे ये यहाँ से यहाँ पार्टिकल को लेके जाएगा और उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। जैसे ही वो D के अंदर करेगा एंटर, तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डी के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये जो डीज है ये किसकी, मेटल की बनी है, और मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिक शील्ड का काम करता है। ये हमने पढ़ा है कि मेटल के अंदर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक शील्डिंग करता है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जबकि मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। ओके, ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, जिससे हम इसकी स्पीड को बढ़ा पा रहे हैं। तो जैसे ही ये यहाँ पर एंटर करेगा, एंटर करते ही मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करना शुरू कर देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसका फोर्स देखते हैं कहाँ से कहाँ होगा। तो देखिए भाई, ये पार्टिकल की स्पीड की डायरेक्शन है, और फील्ड जो है वो अंदर की ओर है, तो फील्ड यहाँ पर अंदर की ओर है, ये रहा। तो ये स्पीड, ये फील्ड, राइट हैंड पाम रूल देखें भैया, ये स्पीड और ये फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स पाम के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर हुआ, तो इस पर ऊपर की ओर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो अंदर है और वेलोसिटी इधर है, तो थीटा 90 है, तो इसका मतलब वो इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, लेकिन पूरा सर्किल वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि जब ये हाफ सर्किल पूरा करेगा इतने में ही ये प्लेट से इस डी से बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही बाहर निकलेगा, जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचता है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हम इस तरह से सेट करते हैं कि जब ये जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव का काम करेगा, और ये पॉजिटिव प्लेट का काम करेगा। तो अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ राइट से लेफ्ट, तो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये इसको आगे लेके चला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इसकी स्पीड बढ़ेगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जैसे ही यहाँ एंटर करेगा तो ये फिर शील्ड का काम करेगा D2, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, बिकॉज ये मेटल है, हॉलो मेटल है, तो इलेक्ट्रिक शील्डिंग का काम कर रहा है। और इस वजह से जैसे ही अंदर एंटर करेगा, अब आप देखो फिर मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा। अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है, वेलोसिटी, वो इस डायरेक्शन में है। अब देखो, अगर वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में है, तो अब उस पर फोर्स कैसे लगेगा, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऐसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, वेलोसिटी इधर है, राइट हैंड पाम रूल लगा रहे हैं, तो ये क्या है भाई, फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर गई, वेलोसिटी किधर है, ये थंब वेलोसिटी को बता रहा है, इधर आ गया। तो अब आपका पाम का परपेंडिकुलर कहाँ हुआ, नीचे की ओर। तो हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, चाहे जिससे निकाल सकते हैं, बट इजी और कन्वीनियंट जो है वो फ्लेमिंग आपका राइट हैंड पाम रूल रहता है, इसीलिए नॉर्मली हम ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ही इधर पहुँचेगा, तो पहुँचने पर यहाँ इस पर नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, तो ये इसको ऐसे घुमाएगा। अब इसकी जो रेडियस है सेमी सर्किल की, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ आया है तो उसकी स्पीड बढ़ गई। अब स्पीड बढ़ गई तो R इज इक्वल टू mv/qb से हम कह सकते हैं कि उसकी रेडियस ऑफ रोटेशन भी बढ़ गई है। ओके, तो अब ये रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ गई है, तो इसका मतलब वो अब ज़्यादा रेडियस का सेमी सर्किल के पाथ पे चलेगा। तो यहाँ से ये यहाँ आया, फिर यहाँ आके फिर जैसे ही बाहर निकलेगा, तो इस पॉइंट पे जैसे ही पहुँचेगा, तो पहुँचते ही अब क्या होगा, फिर से इसकी पोलरिटी चेंज हो गई। अब ये माइनस, अब ये क्या हुआ, इधर जाएगा तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया है। तो अब क्या, फिर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और वो फिर पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाएगा। तो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर स्पीड बढ़ रही है, तो यहाँ जब एंटर करेगा तो अब ज़्यादा स्पीड से एंटर करेगा, तो ये ज़्यादा सर्किल कवर करेगा। ठीक है, तो हर बार जिस डी में जो एंटर कर रहा है, तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ कर रहा है, तो हर बार उस सेमी सर्किल का जो रेडियस है लगातार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगली बार रेडियस और ज़्यादा, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर स्पीड बढ़ी, फिर रेडियस बढ़ी, फिर स्पीड बढ़ी, फिर रेडियस बढ़ी। तो ये सर्कुलर पाथ में इस तरह से रोटेशन करता 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 करता, और जितना ज़्यादा रिवोल्यूशन करेगा, जितनी ज़्यादा, इसका मतलब ज़्यादा बार घूम रहा है, और जितनी बार घूमेगा उतनी बार इसके बीच में से इसको निकलना पड़ेगा, जितनी बार डीज के बीच में से निकलेगा उतना ही स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पे स्पीड केवल इस रीजन में बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल इसी रीजन में है, डी के अंदर और D1 D2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर ये जब राउंड में होता होता पेरीफेरी के आसपास पहुँचेगा, तो यहाँ पर एक डिफ्लेक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है, डिफ्लेक्टर लगा होता है। डिफ्लेक्टर क्या करता है,
ये डिफ्लेक्टर इस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर देगा, इसको डिफ्लेक्ट कर देगा, और डिफ्लेक्ट होने की वजह से ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलते ही इस तरह हम यहाँ पे इसका एग्जिट भी रखते हैं, उस एग्जिट से वो बाहर निकल जाएगा, निकलते ही जिस टारगेट को हिट करवाना है उस टारगेट को वो हिट कर देगा और बहुत हाई स्पीड से बाहर निकलता है। तो ये इस कंप्लीट साइक्लोट्रॉन का क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये इसका वर्किंग है। तो साइक्लोट्रॉन में ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, अब हम देखते हैं इसके कुछ टर्म्स को। जैसे इसका हम रेडियस ऑफ रोटेशन की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो पहले हम रेडियस ऑफ रोटेशन की बात करते हैं। तो चाहे यहाँ से यहाँ आए या फिर यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा तो V और B परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री है। ऐसे केस में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवोल्यूशन करेगा, और सर्कुलर पाथ को में जब रिवोल्यूशन करता है तो सर्कुलर पाथ में रिवोल्यूशन करने के लिए सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, जो उसको चाहिए होता है भाई, वो मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, ये फोर्स ही इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा भाई इस पर, वो लगेगा QVB, साइन थीटा तो 90 की जगह, क्योंकि थीटा 90 है तो साइन 91 हो जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, v से एक v कट जाएगा, r मिल जाएगा mv/qb। तो इस इक्वेशन से भी हमें पता चल रही है कि हर एक d से दूसरे d में जब वो पहुंचेगा तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस भी लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसीलिए लगातार जैसे जैसे वो एक डी से दूसरी डी में जाएगा वैसे वैसे उसकी रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ये इसका हुआ रेडियस ऑफ रोटेशन का। सेकंड हम बात करते हैं इसका टाइम। ठीक है, टाइम स्पेंट इन 1D, टाइम स्पेंट इन 1D, किसी भी एक डी में टाइम स्पेंड, चाहे वो D1 ले लो चाहे वो D2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक डी में अगर हम टाइम स्पेंड की बात करें तो हर एक डी में जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा है या फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो सेमी सर्किल ही बना रहा है, यानी एक डी में जब वो ट्रेवल करके बाहर निकलेगा तो सेमी सर्किल के बराबर, यानी उसके सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम टाइम कैसे निकालेंगे भाई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है भाई, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी πr, और स्पीड कितनी है इसकी v। तो सेमी सर्किल की सरकमफेरेंस तो हाफ होती है सर्किल की, 2πr का आधा कर लो हाफ, इट इज़ πr। अब हम इस r की वैल्यू पुट कर दें तो mv/qb, तो v से v कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा πm/qb। तो हम पार्टिकल का मास चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, यानी t कांस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये t कांस्टेंट होने के कारण ही हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में पोलरिटी को चेंज भी कर पा रहे हैं, और उसी वजह से ही ये पार्टिकल जो है एक्सेलेरेट हो पा रहा है। कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि भले ही रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ जाए, यहाँ से यहाँ हो चाहे यहाँ से यहाँ हो, एक सेमी सर्किल पूरा करने में उसको टाइम सेम लग रहा है हर बार। क्यों, क्योंकि जब रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ रही है तो स्पीड भी तो बढ़ रही है। स्पीड और रेडियस ऑफ रोटेशन दोनों बढ़ने की वजह से इसको सेमी सर्किल में ट्रेवल करने में, यानी किसी डी में एक एंड से दूसरे, उसी के डी के दूसरे एंड तक पहुंचने में सेम टाइम लग रहा है। चाहे वो कितना भी बड़ा सेमी सर्किल ले लो, उसको सेम टाइम लगेगा। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम उस टाइम के अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट करते हैं कि जैसे ही ये पार्टिकल एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचे इसकी पोलरिटी रिवर्स हो जाए, ताकि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो, और फिर वो एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाए और फिर उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाए। तो ये इसका बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो टाइम स्पेंट इन 1D इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू πm/qb। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये चेंज नहीं होगा। ओके, तो अगर अब सेकंड बात करते हैं हम इसके टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड क्या होगा भाई,
अब ये जो टाइम स्पेंड है, क्योंकि ये आधे यानी सेमी सर्किल में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कि ये जो सेमी सर्किल में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसका टाइम है, तो पूरे सर्किल में टाइम कितना लगेगा, इसका डबल, और वही टाइम पीरियड होता है। तो अगर अब हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड टी जो है वो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये सेमी सर्किल का टाइम है, तो कंप्लीट सर्किल का टाइम क्या हो जाएगा, इसका डबल। तो ये तो वही रहेगा 2πm डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो भैया ये तो कभी चेंज होने वाला नहीं है ना, तो इससे पहले हमने केसेस इतने डिस्कस किए हैं, ये तो अपनी जगह टस का मस है, इसकी वैल्यू भी और इसके एक्सप्रेशन इक्वेशन कहीं उसमें चेंजेस नहीं है। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 2πm डिवाइडेड बाय क्यू बी आ रही है, ठीक है। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 टाइम पीरियड, तो इट इज़ क्यू बी डिवाइडेड बाय 2πm। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू 2π इंटू न्यू, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ग्रीक सिंबल है न्यू, ठीक है। तो 2π से 2π कट जाएगा, क्यू बी डिवाइडेड बाय एम। तो ये आ गया इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन, क्यू बी डिवाइडेड बाय एम, ओके। तो ये हुआ इसकी फ्रीक्वेंसी का काम। अब हम आगे चलते हैं इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो कि इम्पॉर्टेंट टर्म है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि किसी भी पार्टिकल की क्या होती है, अगर किसी टाइम पर इसकी स्पीड v है, क्योंकि इसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब इसकी हर रोटेशन के बाद में भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि v चेंज हो रहा है। तो अगर किसी टाइम पर इसकी स्पीड v है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv², और v हमें पता है फ्रॉम द रिलेशन R इज इक्वल टू mv/qb। यहाँ से v की वैल्यू निकालो तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा R/qb डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर। तो हमने v की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो ये मिलेगा R² Q² B² डिवाइडेड बाय m², m से m यहाँ पर कट गया। तो अब ये हमें मिल गया है एक्सप्रेशन, क्या मिला, Q² B² डिवाइडेड बाय 2m इंटू R², R² आएगा यहाँ पर। तो ये हमें काइनेटिक एनर्जी का रेडियस के साथ में रिलेशन मिल गया। तो जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ही ज़्यादा हमें स्पीड मिलेगी, ठीक है। और रेडियस ज़्यादा होने का मतलब है ज़्यादा रोटेशन कर रहा है, तो जितने ज़्यादा रोटेशन करेगा उतनी ही ज़्यादा हमें स्पीड क्या होगी, मिलती चली जाएगी। तो ये किसी भी टाइम, किसी भी इंस्टेंट पर अगर उसकी रेडियस r है तो काइनेटिक एनर्जी हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, विच इज़ Q² B² डिवाइडेड बाय 2m मल्टीप्लाई बाय R², ठीक है। तो ये हमने इसका टाइम पीरियड निकाल लिया है, इसका फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, टाइम स्पेंट इन 1d निकाल लिया है, किसी भी टाइम पर रेडियस निकाल लिया है, और काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है। ये सारी चीज़ें हमने क्या करी है, फाइंड आउट कर ली है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है, यूज़ ऑफ साइक्लोट्रॉन, यूज़ ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन का जो बेसिक यूज़ है वो सबसे पहले फर्स्ट यूज़ होता है कि मेडिकल पर्पस से, यानी किसी क्रोनिक डिजीज़ के ट्रीटमेंट के, डायग्नोस के पर्पस से अगर हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस चाहिए तो वो हम इससे बना सकते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जब ये चार्ज पार्टिकल हाई स्पीड से किसी पे स्ट्राइक करेगा, और हमें पता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसमें बेसिकली रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए हमें बम्बार्डिंग करनी पड़ती है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना है, बनाना है, तो हम यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट ये हो गया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पस से, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल
डायग्नोस ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ जो होती है, क्रॉनिक डिजीज़, इसके लिए हम इसको काम में ले सकते हैं। दूसरा इसका एप्लीकेशन है कि हमें अगर किसी सॉलिड की क्वालिटी को बढ़ाना है, जैसे मान लो कोई सॉलिड मेटल है, उसकी हमें प्रॉपर्टी को चेंज करना है, उसकी हमें मेलेबिलिटी बढ़ानी है, या सपोज़ हमें डक्टिलिटी बढ़ानी है, या फिर हमें उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है और हमें उसके आयंस को चेंज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये मेथड काम में ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी मेटल में हमने आयन रखा और हैमरिंग कर दी, उसको ठोक दिया हथौड़े से, ऐसा तो नहीं होगा। वो बहुत स्पीड से जाएगा, तब जाके वो एटम को, उनके एटम्स को पेनिट्रेट कर पाएगा। तो इतनी ज़्यादा स्पीड से उसको हमें बम्बार्डिंग कराने के लिए, उसको इम्पैक्ट करवाने के लिए हमें स्पीड बढ़ाना ज़रूरी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना ज़रूरी है। तो वो ये काम साइक्लोट्रॉन करेगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या काम ये हो गया है, ये हो गया है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सॉलिड, किसी सॉलिड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और थर्ड आपको पता ही है न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में भी हमें जब बम्बार्डिंग करवानी है तो हम हाई स्पीड उनकी चार्ज पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराते हैं। तो उसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए भी हमें जब हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल की बम्बार्डिंग करनी होती है तो हम ये काम में ले सकते हैं, इस साइक्लोट्रॉन से स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो इसका हो गया है यूज़। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। लिमिटेशन क्या है? तो इसका जो लिमिटेशंस की अगर देखें तो सबसे पहला इसका लिमिटेशन क्या है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग में हमने कहा था एप्लीकेशन क्या है, साइक्लोट्रॉन इज़ यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनचार्ज पार्टिकल्स, जिसका कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल्स है, उसकी स्पीड को नहीं बढ़ा सकता। ठीक है ना, कैन नॉट इंक्रीज, इट कैन नॉट इंक्रीज स्पीड ऑफ अनचार्ज पार्टिकल। तो अनचार्ज पार्टिकल की स्पीड को नहीं बढ़ा सकता। दूसरा, हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही बोला है बेसिकली। नेगेटिव, सपोज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपन मानते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को भी ये नहीं बढ़ा सकता। क्यों नहीं बढ़ा सकता उसको भी देखते हैं। पहले लिख लेते हैं, कैन नॉट इंक्रीज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों हम देखेंगे अभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपेयर में बहुत कम होता है, 9.1 × 10⁻31, जो कि बहुत ही कम है। इतना कम होने के कारण जब आप इसको यहाँ से प्रोड्यूस करोगे तो उस पर जो एक्सेलेरेशन लगेगा QE/m, मास एक्सट्रीमली कम होने की वजह से एक्सेलेरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा एक्सेलेरेशन बढ़ जाता है कि ये जो है ये पूरा कंप्लीट पाथ कर ही नहीं पाता, ये इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर पाता, आउट ऑफ फेस हो जाएगा और वो फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी स्पीड, मास कम होने की वजह से एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट में ही स्पीड इतनी बढ़ा देगा कि ये इसमें पूरा रिवोल्यूशन कर ही नहीं पाएगा और बहुत जल्दी जो है राउंड करके बाहर निकल जाएगा। तो हम हमारी डिज़ायरेबल लिमिट तक उसकी स्पीड को नहीं बढ़ा सकते। तो इलेक्ट्रॉन पे ये काम नहीं करता। और थर्ड है कि जो हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं उन पे भी काम नहीं करता। कारण क्या है कि जो हैवी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अगर उनकी स्पीड सपोज स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में 1/3 हो गई तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड इतनी बनती है, ये तो इसका मास बहुत कम है, तो इसलिए नॉर्मली इसका मास चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर कोई मास, कंसिडरेबल मास, जिसका मास ज़्यादा हो, ठीक हो, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के मुकाबले में कम, नेग्लिजिबल नहीं हो, तो उस कंडीशन में स्पीड बढ़ने के साथ में इसका मास बढ़ता है। ठीक है ना, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे इसका रिलेटिव मास जो है, रिलेटिविटी थ्योरी से हम कह सकते हैं, बढ़ता है। और जब मास बढ़ेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन है QE/m वो चेंज होगा। एक्सेलरेशन चेंज होने का मतलब है स्पीड चेंज होगी। स्पीड चेंज होने से, और दूसरे हम ये भी कह सकते हैं कि जो टाइम स्पेंट इन 1D है
जो कि पाई एम अपॉन क्या होता है, क्यू बी होता है। तो मास चेंज होगा तो हर बार उसको उस डी में जो टाइम स्पेंड होता है यहाँ से यहाँ, अंदर से आने से बाहर निकलने तक में, वो हर राउंड में अलग अलग होगा। जब हर राउंड में अलग अलग होगा तो आप इस फ्रीक्वेंसी को सेट नहीं कर सकते, तो ये आउट ऑफ फेस हो जाएगा, इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर पाएगा और इस पर प्रॉपर डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग पाएगा जो इसको डिज़ायर्ड वेलोसिटी तक पहुंचा दे। ठीक है ना। तो इन वजह से हम क्या नहीं कर सकते, हम किसी हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हाई स्पीड पार्टिकल्स में नहीं बदल सकते, उसकी स्पीड को नहीं बढ़ा सकते। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस भी हो गई है और इसकी यूज़ भी हो गई है। ठीक है। तो आज हमने साइक्लोट्रॉन के टॉपिक को डीपली डिस्कस कर लिया है और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अब उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। तो आज हम इस अपने लेक्चर्स को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आई विल अपलोड वेरी सून। थैंक यू, गुड बाय।